आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो पहला हेडिंग है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा दी जाती है अथवा उसमें प्रवाहित धारा को बंद किया जाता है अथवा उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास वाली कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार हम दो कुंडलियां लेते हैं। सर्वप्रथम दो कुंडली लेते हैं। ये हो गई हमारी प्राथमिक कुंडली। इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें ये हमारी कुंजी हो गई। ठीक है, और इसी के साथ हम दूसरी कुंडली भी ले लेते हैं, जिसको हम एक धारा मापी के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारी धारा मापी हो गई और ये हमारी दूसरी कुंडली हो गई। केवल दूसरी कुंडली में हम केवल धारा मापी को लगाएंगे और पहली कुंडली में जो हमारी प्राइमरी कुंडली है, ये हमारी प्राइमरी कुंडली होगा, ये हमारी सेकेंडरी कुंडली होगी। ठीक है, हमारी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। पहली कुंडली में हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के द्वारा धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। बैटरी के द्वारा क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार है। इसी तरह जस्ट उसके पास में रखी हुई, पास रखकर उनमें एक कुंडली में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा दी जाती है। यानी इन दोनों को काफी पास में रखा गया है, इन दोनों कुंडली को, प्राइमरी और सेकेंडरी को। इसके द्वारा इसमें क्या हो रहा है, पास में रखने के कारण म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। इन दोनों कुंडलियों में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। इस प्रकार इसमें भी क्या, एक वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी कुंडली में भी क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है अथवा उसमें प्रवाहित धारा के में मान दे, जो भी यहाँ से धारा को क्या किया जा रहा है, प्रवाहित धारा बंद की जाती है अथवा उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास वाली कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें धारा से क्या किया जाता है, इसमें धारा बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है और धारा के मान को बंद किया जाता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, पास वाली रखी कुंडली में भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है सेकेंडरी कुंडली में। इस घटना को, जो प्राइमरी कुंडली के कारण धारा, बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करने से दूसरी कुंडली में क्या हो रहा है, एक नेट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है। इस घटना को हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को जो सेकेंडरी कुंडली में हमारे क्या, जो धारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है, इस ईएमएफ प्रोड्यूस होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आगे इसका उदाहरण है, अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण है, अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण है पहला ट्रांसफार्मर। दूसरा उदाहरण है हमारा प्रेरण कुंडली। ये है प्रेरण कुंडली। ट्रांसफार्मर हमारा इस प्रकार उदाहरण है। इसमें भी क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। पहली फर्स्ट कुंडली प्राइमरी कुंडली होती है, बीच में नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है और नीचे सेकेंडरी कुंडली के फेरे होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, दो कुंडलियां ली जाती है, दोनों को पास पास रखा जाता है और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होने के कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे धारा मापी पर नाप सकते हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में भी सेम क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर में जो सारी क्रियाएं होती हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित होती हैं, यानी अन्योन्य प्रेरण पे आधारित होती है। इस प्रकार हम आगे भी अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानेंगे।
इसके बाद है हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक। अगला हेडिंग है अन्योन प्रेरण गुणांक, और हमारी अगली हेडिंग है अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरण तत्व। पहला है माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में φ2 और द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, अतः द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2 होगी, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा बह रही है। प्राथमिक कुंडली जो हमारी थी, जो हमने प्राथमिक कुंडली बनाई हुई थी, उसमें क्या था, उसमें I1 जो धारा का मान था वो I1 था। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया हुआ था, बैटरी से और कुंजी से जोड़ा हुआ था, तो हमने कुंजी लगाकर जोड़ा हुआ था। ठीक है, फिर हमारा ये प्राथमिक कुंडली थी। और हमारी जो द्वितीय कुंडली थी उसमें हमने धारा मापी लगाया हुआ था। द्वितीय कुंडली में हमारी द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कुंडली, इसमें धारा I1 है। उसके बाद हमारी प्राथमिक कुंडली में धारा I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से, यानी प्राथमिक कुंडली हमारा ये हो गया, और उसमें धारा क्या बह रही है, I1 बह रही है। धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में, ये हमारी द्वितीय कुंडली हुई, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में φ2, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये हमारे जो फेरे हैं इनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में से φ2, जो ये हमारा φ2 है, ये चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो गया। और द्वितीय कुंडली में तार N2 फेरे हैं। हमारी जो द्वितीय कुंडली है, यस ये वाला, इसमें जो तारों के N2 फेरे हैं, कितने फेरे हैं, N2 फेरे हैं। ठीक है, अतः द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, N2 इंटू φ2। हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी चीजें सेकेंडरी वाली कुंडली में, यानी दूसरी वाली द्वितीय कुंडली में ये सारी चीजें, इसलिए हमने N2 φ2, फेरों की संख्या N2 क्यों है, क्योंकि ये सेकेंडरी कुंडली है, हमारी द्वितीय कुंडली है। φ2 फ्लक्स है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, ये किसमें है, द्वितीय कुंडली में, अगर चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या है, φ2 है, इसलिए हमने क्या किया N2 इंटू φ2, यानी जो हमारा फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, इंटू, और जो हमारे फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या है, जो हमारे तारों की कुंडलित होने की संख्या, वो N2 है। द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे, अतः कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 इंटू φ2 होगी, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, N2 I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, कुछ इस प्रकार होगा। आगे हम क्या करते हैं, N2 I2 इज इक्वल टू m I1, कुछ इस प्रकार हमारा आया है, जिसमें यम हमारा जहां यम एक नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण गुणांक, या अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। जहां यम एक नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। इसी प्रकार हम N2 φ2 = m I1 को आगे हल करते हैं,
तो हमें मिलता है m बराबर N2 phi 2 अपान I1, जो हमारा इधर है। या यम हमारा क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है, यम क्या है हमारा, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, जहाँ पे यदि I बराबर 1 एम्पियर, यदि यहाँ पर हम I बराबर, यदि हम I1, ये जो I1 है हमारा, I1 बराबर 1 एम्पियर रख देते हैं। धारा का मान कितना होगा, अगर 1 एम्पियर 1 एम्पियर धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो जाए, धारा का मान एम्पियर, तो 1 एम्पियर हो जाए तो यम बराबर N2 phi 2। यदि I1 का मान 1 एम्पियर कर दें तो यम बराबर N2 phi 2 मिलेगा। अर्थात किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, ये हमारी दो कुंडली हो गई, यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक रूप में किसी एक कुंडली फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। किसी एक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाएं, जो ये फ्लक्स की ग्रंथिकाएं होती है, उसकी संख्याओं के बराबर होती है, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, प्राथमिक कुंडली के में प्रवाहित धारा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, अर्थात इन दो कुंडलियों के बीच अगर अन्योन प्रेरण गुणांक हमें चाहिए, यानी हमारे यम का मान चाहिए, तो क्या होता है, संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में कोई भी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। तो क्या होता है, संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जो प्राथमिक कुंडली हमारी है में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारे प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 प्रवाहित हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, इसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो हमारा क्या है, प्राथमिक कुंडली है, उसमें जो धारा बह रही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। हमारा दूसरा केस है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित और धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो, तो हम क्या करते हैं, फैराडे का नियम लगाते हैं। जो हमारा फैराडे का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया है, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, और फेरों की संख्या सेकेंडरी कुंडली में कितनी है, N2 है, और ये हमारा क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या phi 2 है सेकेंडरी कुंडली में, अपान डेल टी समय में इतना। ये हमारा हो गया क्या, माइनस विद्युत वाहक बल सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल इक्वल टू N2 माइनस N2 अपान phi 2 अपान डेल टी। इसके बाद हम E2 को लेते हैं, E2 बराबर माइनस, हम इस डेल को बाहर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इस N2 को एक कोष्ठक में रख सकते हैं, और बचा हमारा phi 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है डेल अपान डेल टी, ऐसा। ठीक है, हमने अभी पिछले केस में पढ़ा था N2 बराबर N2 phi 2 का मान हमने इसके पहले वाले केस में पढ़ा था कि Mi1 N2 phi 2 इक्वल टू Mi1। ये हमारे जस्ट इसके पहले अभी जो केस पढ़ा गया है, इसके जस्ट पहले उसमें हमने क्या पहले वाले केस में ये हमने क्या किया था, अभी सिद्ध किया था, इस चीज को हमने अभी क्या किया था, सिद्ध किया था N2 phi 2 इक्वल टू Mi1।
इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, N2 की जगह पर हम Mi1 को रख सकते हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं क्या होता है। Mi1 पान डेल टी। E2 बराबर विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डेल Mi1 अपान डेल टी। ये हमारा आ गया। इसके आगे हम करते हैं E2 बराबर m को हम बाहर निकालते हैं, माइनस m डेल I1 अपान डेल टी। ये चीजें हमारी ऐसे आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अब क्या करेंगे, हम यम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यम बराबर हो जाएगा m बराबर E2 और E2 माइनस के साथ E2 अपान, ये जो माइनस है इधर पक्षांतर कर दिए हैं, माइनस से डेल I1 अपान डेल टी। ये चीजें हमारी हो गई। तो दोस्तों हमें मिल गया यम बराबर माइनस E2 अपान डेल I1 अपान डेल टी। ये चीजें हमें मिल गई हैं। अगर हम क्या करें, डेल I1 अपान डेल टी के स्थान पर हम 1 रख दें, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो यम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस E2। यम बराबर हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, माइनस E2। अगर इन सबका मान हम क्या रख दें यहाँ पे, सबका मान क्या रख दे, 1 रख दे, हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, हमें सीधे सीधे मिल जाएगा यम बराबर माइनस E2। ये मिल गया हमें यम बराबर माइनस E2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहता है यह इन्हीं दो कुंडलियों के बीच, यह क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, मान लीजिए कोई दो कुंडली है, उन दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो उन दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, उसका मान क्या हो जाएगा, संख्यात्मक रूप से वह द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हमारी प्राइमरी कुंडली और ये हमारी सेकेंडरी कुंडली। इसमें हमने क्या लगाया हुआ था, बैटरी लगाया हुआ था, ठीक है, और सेकेंडरी कुंडली में धारा मापी लगाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बैटरी के साथ कुंजी थी, ठीक है दोस्तों, कुंजी। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी में क्या हुआ था, प्राइमरी में हमने बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की थी। ठीक है, तो क्या है, इन दो कुंडलियों के बीच, माना कोई दो कुंडली है हमारी प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यानी संख्यात्मक रूप से जो इस सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल नेट जो ईएमएफ में प्रोड्यूस होगा उसके इक्वल होगी। ठीक है, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हो, जबकि क्या हो, इसमें प्राथमिक कुंडली में जो हमारा I1 इसमें क्या हो, 1 एम्पीयर की धारा, कितनी एम्पीयर की, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पीयर की धारा क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो। ठीक है दोस्तों, प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, 1 एम्पीयर की धारा क्या हो रही हो, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित हो रही हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, इसका मात्रक। आगे चलते हैं और मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, हमारे अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, मात्रक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, हम एक हेनरी की परिभाषा को समझते हैं। एक हेनरी की परिभाषा क्या होती है, एक हेनरी की परिभाषा, एक हेनरी की परिभाषा, एक हेनरी की परिभाषा हम किस प्रकार देंगे, देखते हैं। एक हेनरी की परिभाषा, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने से द्वितीयक कुंडली में 1 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। यही हमारी 1 हेनरी की परिभाषा है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर पर सेकंड के अनुसार की दर से
क्या धारा परिवर्तित होने से द्वितीयक कुंडली में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट ईएमएफ क्या हो उत्पन्न हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक जो क्या होता है, तो दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा वो क्या होगा, 1 हेनरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या क्या जान गए, मात्रक जान गए और क्या 1 हेनरी की परिभाषा जान गए। इसके बाद बचता है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र के बारे में हम अब आगे जानेंगे। इसके बाद हमारा बचा है बीमीय सूत्र। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 हेनरी की परिभाषा से एक गुणा, तो क्या 1 हेनरी होगा, अर्थात क्या हो सकता है, अर्थात बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। ठीक है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर की दर से धारा परिवर्तित होने से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता होता हो, तो क्या है, कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, यम बराबर माइनस माइनस रहने देते हैं, माइनस सीधे हम लिखते हैं ई अपान डेल आई अपान डेल टी। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसका मात्रक भी हम निकाल सकते हैं और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यम बराबर, तो हम क्या हो जाएगा, ई। ई क्या होता है दोस्तों, ई होता है वोल्ट, ई का मात्रक यानी वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अपान धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, क्या 1 एम्पियर, 1 वोल्ट क्या होता है। और हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर पर सेकेंड रखते हैं। ठीक है, हम 1 एम्पियर पर सेकेंड रखेंगे, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो दोस्तों 1 एम्पियर पर सेकेंड रखेंगे। और तो उसमें क्या होता है कि दर से धारा परिवर्तित होने से द्वितीयक कुंडली में 1 वोल्ट की वैद्युत वाहक बल, तो हमें क्या मिल जा रहा है, 1 एम्पियर की पर सेकेंड के अनुसार क्या हो रहा है, धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें हमें क्या विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट मिल रहा है। यही हमारी क्या हो गई, हेनरी की परिभाषा हो गई। यही हमारी क्या हो गई, हेनरी की, 1 हेनरी की क्या हो गई, 1 हेनरी की परिभाषा, 1 हेनरी की हमारी परिभाषा हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी 1 हेनरी की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 1 हेनरी की परिभाषा हो गई। अब हम दोस्तों जानेंगे बीमीय सूत्र, अन्योन्य प्रेरण का बीमीय सूत्र, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है। अर्थात हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यम बराबर, ये कैपिटल यम होता है। ठीक है, यम बराबर माइनस, माइनस देने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो टी है, इस टी को हम ऊपर लेते जाएंगे, तो ये हो गया डेल आई इंटू डेल टी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले से ही हम इसके बीमीय सूत्र को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ई का मान रखेंगे। ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ई बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू, ई बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें ई का मान उठा के रख देंगे, तो हो जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू डेल टी अपान डेल आई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो दोस्तों यम बराबर डब्ल्यू बाई क्यू इंटू डेल टी अपान डेल आई। इसके आगे हम क्या करते हैं, डब्ल्यू का मान और क्यू का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी, और क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर होता है आई इंटू
टी, ठीक है, धारा एवं धारा इंटू क्या होता है समय, टी मतलब समय, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या करेंगे हम ये सभी ये दोनों मान उठा के हम फार्मूले में रख देंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान क्या होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, उसके बाद क्यू का मान क्या है आई इंटू टी, उसके बाद क्या बचता है हमारा इंटू डेल टी अपान डेल आई, ठीक है दोस्तों। एफ का भी मान हम रख देते हैं, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर एम में, एफ बराबर क्या होता है मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन, ठीक है। तो एफ का मान भी हम रख देते हैं यहाँ पे, एफ बराबर यम ए इंटू डी अपान आई इंटू टी, ठीक है, इंटू डेल टी अपान डेल आई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं इनके बीमी सूत्र को लिखते हैं। तो सबसे पहले यम यानी मास, मास का क्या हो जाएगा बीमी सूत्र, क्या बीमी सूत्र लिखते हैं तो उसकी बीमा लिखते हैं सबसे पहले, तो उसका बीमा लिखते हैं, तो बीमा यम का बीमा यम कैपिटल यम, ठीक है, और ये मतलब एसिलरेशन, एसिलरेशन का जो बीमा बीमी सूत्र होता है एल टी पर -2 होता है दोस्तों, एल टी पर -2 होता है। और क्या बचा हमारा डी बचा, डी का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, डी का हो जाएगा कैपिटल एल। अगला क्या बचा टी, डेल टी, डेल टी का मान क्या हो जाएगा टी कैपिटल टी ही हो जाएगा। उसके बाद अपान आई का मान क्या हो जाएगा धारा, धारा है यानी एम्पियर, एम्पियर इसका हो जाएगा ए, अगला है फिर से समय आ गया, फिर से उसका भी कैपिटल टी, नेक्स्ट क्या है फिर से क्या आ गया धारा, फिर से क्या लिखेंगे हम, फिर से क्या लिख देंगे ए लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ इधर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे एम एल टी पे -2 एल, तो सभी को हम क्या करते हैं तीनों को ऊपर लेते चलते हैं, ठीक है। तो हम सभी का पूर्ण मिला के पूरा बीमीय सूत्र लिखेंगे, तो पहला हो जाएगा कैपिटल यम, हमारा ये यम हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे एल, एल कितने हो जाएंगे एल, एक एल दो एल और नीचे कितनी है, तो यानी एल पर 2, L2। नेक्स्ट क्या बचा टी, टी पर -2, टी पर -2 और ये वाला आ जाएगा कितना हो जाएगा -3, और ये वाला जब टूटेगा तो एक कम हो जाएगा यानी टी पर -2, ठीक है। उसके बाद क्या बचा एल टी, ठीक है। उसके बाद क्या बचा ए, ये दोनों ये बच गया यानी ये दोनों ऊपर आएगा, ये क्या हो जाएगा ए पर -2 हो जाएगा। यही हमारा हो गया अन्योन प्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र, यही सूत्र हमारा क्या है अभिष्ट 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 अन्योन प्रेरण अभिष्ट अन्योन प्रेरण गुणांक, अभिष्ट अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र, अभिष्ट अन्योन प्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र, बीमी अभिष्ट अन्योन, ये जो फार्मूला मिला है यम बराबर पर एम एल पर 2 टी पर -2 ए पर -2, ये क्या है अभिष्ट अन्योन प्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र है, क्या है बीमी सूत्र है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार यह हमारा चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी चीज़, अगर इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ चाहे कोई भी चीज़ें जो आपको ना समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।